नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर पर नजर डालने वाले हैं जो वीरता, कला और राजनीति की कहानियों से भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूत साम्राज्यों के युग की। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और पक्का करते हैं कि हर एक जरूरी फैक्ट आपकी टिप्स पर हो। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एड्यू सचिन पर। ये जो हमारी आज की बातचीत है ना, ये खास तौर पर आप जैसे उन सभी मेहनती लोगों के लिए है जो सरकारी परीक्षाओं में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हम राजपूत साम्राज्यों की हर एक परत को खोलेंगे, उन सभी खास बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। यकीन मानिए, इस टॉपिक के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राजपूत असल में थे कौन। फिर हम उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी अग्निकुल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम दिल्ली पर राज करने वाले तोमर और चौहानों से मिलेंगे। फिर चलेंगे बुंदेलखंड, जहां चंदेलों के शानदार मंदिर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर मालवा के परमार और मेवाड़ के गोहिलों की ताकत को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इन सब को मिलाकर एक फटाफट वाला सारांश देखेंगे जो रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये राजपूत कौन थे और भारतीय इतिहास में इनका इतना बड़ा नाम क्यों है। इस सेक्शन में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द राजपूत आया कहां से। देखिए, इसकी जड़ें हैं संस्कृत के एक शब्द राजपुत्र में, जिसका सीधा सा मतलब होता है राजा का बेटा। शुरू में तो ये शब्द शाही खानदान के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे ये उन सभी बहादुर योद्धा कुलों की पहचान बन गया जिन्होंने मध्यकालीन भारत की तकदीर लिखी। अच्छा, अब एक ऐसी बात बताता हूं जिसे एग्जाम के लिए बिल्कुल गांठ बांध लेना है। एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक किताब है राजतरंगिणी, और इसे लिखा था कल्हण ने। ये किताब हमें बताती है कि उस दौर में उत्तर भारत में कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 36 अलग अलग राजपूत वंश राज कर रहे थे। एग्जाम में अक्सर किताबों और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, तो ये नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब राजपूतों की उत्पत्ति को लेके ना इतिहासकारों में एक बहुत ही मजेदार बहस चलती है। एक हेमा मानता है कि राजपूत प्राचीन भारत के क्षत्रिय वर्ग यानी जो योद्धा वर्ग था, उनके सीधे वंशज हैं। वहीं दूसरी तरफ एक थियरी ये भी है कि कुछ राजपूत वंश उन विदेशी हमलावरों जैसे शक और हूण के वंशज थे जो भारत तो आए लेकिन फिर यहीं के समाज में योद्धा बनकर पूरी तरह घुल मिल गए। ये दोनों ही नजरिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध, सबसे मशहूर और सबसे आकर्षक कहानी पर, और वो है अग्निकुल सिद्धांत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पौराणिक नींव है जिस पर कई महान राजपूत वंशों की पहचान बनी। चलिए समझते हैं इस रहस्यमयी कथा को। तो ये अग्निकुल वाली कहानी हमें मिलती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? तो ये हमें मिलती है चंदर बरदाई के लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से। चंदर बरदाई कोई मामूली कवि नहीं थे, वो महान राजा पृथ्वीराज चौहान के सबसे करीबी दोस्त और उनके दरबारी कवि थे। इसलिए ये किताब सिर्फ कविता नहीं बल्कि राजपूतों के इतिहास और उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। एग्जाम के लिए ये नाम एकदम पक्का कर लीजिए। जरा सोचिए, माउंट आबू पर्वत पर एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। ऋषि वशिष्ठ दुष्शक्तियों को खत्म करने के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर उस पवित्र यज्ञ की आग से एक एक करके 4 महान योद्धा वंश पैदा होते हैं। ये थे पूर्वी राजस्थान के चौहान, दक्षिणी राजस्थान के प्रतिहार, काठियावाड़ के चालुक्य और मालवा यानी मध्य भारत के परमार। ये चारों नाम और इनके इलाके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ। बात करते हैं दिल्ली के रणनीतिक इलाके पर राज करने वाले तोमरों और चौहानों की। देखिए, दिल्ली पर जिसका कब्जा होता था, उत्तर भारत में उसी का सिक्का चलता था, और इन दोनों वंशों ने दिल्ली के इतिहास को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तोमरों की कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में दिल्ली और हरियाणा के आसपास। शुरू में वे एक बड़ी शक्ति यानी प्रतिहार साम्राज्य के सामंत थे। अब सामंत का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो वे प्रतिहारों के नीचे काम करते थे, उन्हें टैक्स देते थे और लड़ाई में उनकी मदद करते थे। लेकिन जैसे ही प्रतिहार कमजोर हुए, तोमरों ने मौके का फायदा उठाया और खुद को आजाद घोषित कर दिया। तोमर वंश की कहानी को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। 8वीं शताब्दी में अनंगपाल प्रथम ने इस वंश की नींव रखी।
फिर आया सबसे जरूरी मोड़ 11वीं शताब्दी में, जब अनंगपाल द्वितीय ने डिल्लीगापुरी नाम का एक शहर बसाया। जी हाँ, यही शहर आगे चलकर भारत की राजधानी दिल्ली बना। ये नाम और ये शहर, मतलब समझ लीजिए कि ये एग्जाम में आने वाला एक हॉट टॉपिक है। और आखिर में 12वीं शताब्दी में चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तोमरों की कहानी एक बार फिर सामंत बनने पर आ गई। अब आते हैं चौहानों पर। देखिए, तोमरों की तरह इन्होंने भी शुरुआत तो एक सामंत के तौर पर ही की थी, लेकिन इनके सपने बड़े थे। इन्होंने सिर्फ आजाद होने का नहीं, बल्कि एक बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना देखा। इन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की। परमारों से उज्जैन छीन लिया और फिर सबसे बड़ा इनाम, तोमरों से दिल्ली जीत ली। और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। चौहान वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए, लेकिन एक ही नाम है जो सबसे ऊपर आता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। उनकी बहादुरी, उनकी प्रेम कहानी और तराइन के मशहूर युद्धों की दास्तां भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे जानना हर किसी के लिए, खासकर एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी है। चलिए अब दिल्ली से थोड़ा दूर चलते हैं मध्य भारत की ओर, बुंदेलखंड की तरफ। बात करते हैं चंदेलों की। ये वो राजा थे जो जितने माहिर तलवारबाज थे, उतने ही बड़े कला के पुजारी भी थे। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, खजुराहो के वो अद्भुत मंदिर। तो कुछ फटाफट पॉइंट्स याद कर लेते हैं। इस वंश की शुरुआत की थी नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में। उन्होंने जिस इलाके पर राज किया उसे उस जमाने में जेजाक भुक्ति कहते थे, जो आज का बुंदेलखंड है। और उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था उनका कालिंजर का किला, जो बहुत मजबूत माना जाता था। ये एक छोटी सी पर बहुत जरूरी जानकारी है जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर देती है। चंदेलों की पहली राजधानी थी खजुराहो, वही जगह जहां उन्होंने वो शानदार मंदिर बनवाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर महोबा को बना लिया। राजधानियों में ये बदलाव अक्सर रणनीतिक कारणों से होते थे और इन्हें याद रखना जरूरी है। चंदेलों की तलवारों की कहानियां शायद वक्त के साथ धुंधली पड़ जाएं, लेकिन उनकी छेनी से तराशी कला आज भी दुनिया से बात करती है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है खजुराहो के मंदिर, और इन सब मंदिरों में भी जो सबसे शानदार है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का एक जीता जागता शाहकार है। चंदेल वंश में 2 राजाओं के नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। पहले महाराजा राव विद्याधर। ये वो शेर थे जिन्होंने उस महमूद गजनी के हमलों को नाकाम कर दिया था, जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य डरते थे। और दूसरे परमार्दी, जो इस वंश के आखिरी आजाद राजा थे। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें हरा दिया और इसके साथ ही चंदेल साम्राज्य का सूरज डूब गया। चलिए, हमारा सफर अब 2 और महान राजपूत शक्तियों की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ है मालवा के परमार और दूसरी तरफ है मेवाड़ के गुहिल, जिन्हें बाद में सिसोदिया कहा गया। इन दोनों ने ही अपने अपने इलाकों पर एक गहरी छाप छोड़ी। परमारों की कहानी भी काफी कुछ वैसी ही है। शुरुआत हुई प्रतिहारों के सामंत के तौर पर। 10वीं शताब्दी में मौका देकर इन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया और मालवा में अपना राज जमाया। इनकी राजधानी थी धारा नगरी, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उस जमाने में ज्ञान और कला का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। इनका राज 1305 तक चला, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया। जब हम परमार वंश की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, राजा भोज। एक ऐसा राजा जिसके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में कलम। वो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही एक जबरदस्त विद्वान, कवि और आर्किटेक्ट भी थे। उन्हें विद्वान राजा यूं ही नहीं कहा जाता था। राजा भोज के काम वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में भोपाल के पास 250 स्क्वायर मील से भी ज्यादा बड़ी एक झील बनवाना। आज भी उसे भोजताल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी राजधानी धारा में संस्कृत की पढ़ाई के लिए एक पूरा कॉलेज भोजशाला बनवाया था। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम उस वंश की बात करेंगे जिसका नाम ही वीरता और स्वाभिमान का पर्याय है, मेवाड़ के गुहिल, जो आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। इस वंश की नींव रखी गुहिल ने, लेकिन इसे एक बड़ी ताकत बनाया बप्पा रावल ने। और इनकी राजधानी थी चित्तौड़, एक ऐसा किला जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि राजपूतों के बलिदान और उनकी वीरता की कहानियों से बना है। तो दोस्तों, हमने काफी सारी बातें कर ली। अब वक्त है इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का।
ये सेक्शन आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए सब कुछ एक साथ देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये आपके रिवीजन के लिए सोने की खान है। ये आपको हर बड़े राजवंश, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक को एक ही जगह दिखा देती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। चौहान, राजधानी दिल्ली अजमेर, संस्थापक वासुदेव। प्रतिहार, राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। परमार, राजधानी धार, संस्थापक सियत द्वितीय। चंदेल, राजधानी खजुराहो, संस्थापक नन्नुक। तोमर, राजधानी दिल्ली, संस्थापक अनंगपाल। और गुहिल, राजधानी चित्तौड़, संस्थापक बप्पा रावल। मैं तो कहूंगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एग्जाम से ठीक पहले ये बहुत काम आएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब हम चंदेलों के खजुराहो मंदिरों, राजा भोज की भोजशाला और मेवाड़ के चित्तौड़ किले के बारे में सोचते हैं, तो क्या लगता है कि किस राजपूत वंश की सांस्कृतिक विरासत आज भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? इस पर सोचेगा जरूर। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। एजू सचिन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।